Hello everyone. Today I'm back with one of the actually it's not a one but it's two topics. Uh, आज मैं आपके साथ सीपीसी के दो टॉपिक डिस्कस करूंगा और ये दोनों टॉपिक्स जो हैं आपके लॉ एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो आपका सेक्शन 10 और सेक्शन 11 जो है सीपीसी का रेस सब्जुडिस एंड रेस जुडिकाटा उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और don't be serious regarding the civil procedure code. आप इसके रिगार्ड सीपीसी में ये दोनों टॉपिक सम टाइम जो नए स्टूडेंट्स हैं, नए बच्चे के लिए उनको बहुत टफ लगते हैं, स्पेशली जो इनकी एक्सप्लेनेशन है रेस जुडिकाटा की, वो तो बहुत ही टफ लगती है। ये कैसे एक्सप्लेन करते हैं, क्या हुआ, क्या होता है ये। तो जस्ट कूल योर माइंड और लाइक अ फ्रेंड वी विल डिस्कस एंड बस आप मेरे को एक बार टाइम दे दीजिए। वंस यू गो थ्रू दिस वीडियो you will whole your life never forget the section res subjudice and res judicata. Generally res subjudice res judicata की जनरल सा मीनिंग आप ये ले लीजिए। res का मीनिंग होता है आपका मैटर और subjudice का मतलब है पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। मतलब रेस का मतलब है आपका कोई भी आपका वाद है, ठीक है। और सबजुडिस मतलब जो आपके न्यायालय में अभी तक फाइनलिटी मतलब डिसाइड नहीं हुआ है, ठीक है। तो रेस सब्जुडिस क्या हो गया आपका, जो चीज आपकी डिसाइड नहीं हुई है। और रेस जुडिकाटा मतलब रेस का मतलब फिर से वही मैटर और जुडिकाटा मतलब जो जिस पे जो है कोर्ट ने अपना आदेश मतलब या कोई भी जजमेंट जो है पास कर दी, मतलब रेस जुडिकाटा था मैटर विच हैज बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट, ठीक है। इस जनरल सा मीनिंग जो मैंने आपको बताया, इसके बारे में हम डिटेल अभी पढ़ेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर गोइंग द टॉपिक मैं आपको स्टोरी सुना दूं थोड़ी सी, बिकॉज story I think always story makes topic interesting and memorable to long time. हमेशा कहानियां जो है आदमी को बहुत लंबे समय तक हर एक चीज को याद रखा मतलब रखवा सकती है। एज माई पॉइंट ऑफ व्यू अपना अपना होता है। सो रेस्ट सब्जुडिस के ऊपर देखिए, मान लीजिए I am the one of the I made a contact with you regarding the purchasing। मतलब मैंने आपके साथ कोई कांटेक्ट किया, मैं कुछ जो सपोज मान लीजिए मैंने आपसे 10 टेलीविजन लिए एलसीडी के, ठीक है। और उसकी डिलीवरी आपको क्या करनी है, उसकी डिलीवरी जो आपको विद इन 30 डेज कहाँ करनी है, मेरे जो दुकान है वहां पे करनी है, ठीक है। अब देखिए, जो ये ऑर्डर मैंने प्लेस किया आपका, ये मैंने ऑनलाइन प्लेस किया या चलो सपोज मान ली मैंने फिजिकली प्लेस किया। आपके कहाँ किया, आपका जो ऑफिस है चंडीगढ़ में, ठीक है। और मेरी जो शॉप है वो आप अब 10 टीवी की जगह मान लीजिए आई एम द होलसेलर, मैंने आपके आपसे 100 जो है एलसीडी जो है वो परचेज करनी है और आपको वो डिलीवर देनी है उन एलसीडीज की दिल्ली में। बट आपने क्या किया, डिलीवरी जो है आपने दिल्ली में ना देते, उसको जो टाइम पीरियड था डिलीवरी का विद इन 30 डेज, आपने 30 दिन में वो डिलीवरी नहीं दी। अब क्या हो गया, मेरे को लॉस हो गया। तो मैंने क्या किया, आपके खिलाफ जो है केस कर दिया। कहाँ पे, अब देखिए जो ये जो केस कहाँ होता है, ये बात आती है आपकी जुरिस्डिक्शन की, ठीक है। एक तो जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता हो या आपका डिफेंडेंट रिजाइड करता हो, ठीक है। तो मैंने जो है मैंने जो है आपके खिलाफ जो है केस कर दिया दिल्ली में, ठीक है। बट आपने उसी मैटर से रिलेटेड जो है इन्फोर्समेंट का जो केस है वो आपने कर दिया चंडीगढ़ में। देखिए कंफ्यूज मत होना, जो ये एग्रीमेंट्स है जैसे हमारा टीवी का या जो भी मतलब मैंने डिलीवरी देनी है आपके साथ सामान की, वो तो हमने किया था दिल्ली में, पर जो ऑर्डर है वो प्लेस किया मैंने चंडीगढ़ में। सिंपल सी बात कि हम आपस में बिजनेस करेंगे, वो किया था हमने दिल्ली में। और जो हमने टीवी का जो मैंने ऑर्डर किया था वो किया मैंने चंडीगढ़ में, ठीक है। अब देखिए, मैं सिंपल थोड़ा सा बता देता हूँ आपको जुरिस्डिक्शन का। जुरिस्डिक्शन आपकी उस कोर्ट की बनती है, देखिए जहां पे डिफेंडेंट डिसाइड करता है, नंबर एक, जहां पे आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, ठीक है, या जहां पे जो है आपका एग्रीमेंट आपका जैसे साइन हुआ या जहां पे जो भी है। तो ये जो है जैसे दिल्ली में भी केस हो सकता था, चंडीगढ़ में भी हो सकता था। इसी डिस्प्यूट के रिगार्डिंग, किस डिस्प्यूट के रिगार्डिंग, की जो है टीवी जो है 100 टीवी जो है आपको जो है
वो मेरे को देने थे, बट आपने नहीं दिए। तो मैंने क्या कर दिया, डैमेजेस का केस कर दिया कहाँ पे, दिल्ली कोर्ट में, दिल्ली की जुरिस्डिक्शन में कोर्ट में, जहाँ पे मैं रिजाइड करता हूँ। बट आपने उसी के रिलेटेड जो है क्या किया, आपने उसी के रिलेटेड जो है केस जो है आपने कहाँ कर दिया, चंडीगढ़ में कर दिया। अब मैं जो हूँ, मैं बोलता हूँ मैं क्या करूंगा, मैं कोर्ट को ये बताऊंगा सिंपल सा कि माय लॉर्ड, कि देखिए ये जो डिस्प्यूट है हमारे बीच में, इसके रिगार्डिंग जो है केस जो है आपका दिल्ली में भी चला हुआ है, ठीक है, और वो अभी पेंडिंग है, वो डिसाइड नहीं हुआ है, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ इसका, तो कोर्ट क्या करेगा वहां पे, जो चंडीगढ़ वाली जो कोर्ट है वो बोलेगी मैटर इज पेंडिंग इन द दिल्ली जुरिस्डिक्शन कोर्ट, सो देयरफॉर द मैटर इज, द सूट जो आपने यहाँ पे फाइल किया उस पे स्टे लगा दिया जाए, मतलब स्टे ऑफ सूट हो जाएगा। ये आगे देखो सिंपल सी इतनी सी बात है कि मैटर जो है पेंडिंग है। इसमें जो कुछ कंडीशंस है, जैसे मैंने बोला आपको जुरिस्डिक्शन को अभी हम, या कुछ और आपके मैटर इशू, द पार्टी जो है वो सेम होनी चाहिए, वो सारी अभी बात डिस्कस करेंगे। मैं हमने थोड़ा सा एग्जांपल दी। अब यही मैटर अगर हम रेस जुडिकाटा में ले जाएं, रेस जुडिकाटा में सपोज मान लीजिए दिल्ली में आपने हमने केस किया, और दिल्ली में क्या किया, दिल्ली में केस हुआ और मैं जो हूँ जीत गया उस केस को, ठीक है। बट आपने इसके रिगार्डिंग जो है फिर से केस कर दिया कहाँ पे, चंडीगढ़। तो फिर मैं क्या बोलूंगा, मैं चंडीगढ़ कोर्ट में जाऊंगा और कोर्ट को बताऊंगा कि माय लॉर्ड ये देखिए दिस इज द जजमेंट, और इसके रिगार्डिंग जो है पहले से ही आपका दिल्ली कोर्ट ने जो है ऑर्डर पास कर दिया है, इसलिए जो है इस कोर्ट को प्रोसीड, इस केस को जो है आगे प्रोसीड ना करें, और इसमें रेस जुडिकाटा लगा के, जो प्रिलिमिनरी इशू लगा के इसको क्या कर दिया जाए, डिसमिस कर दिया जाए, ठीक है। दिस इज द वेरी सिंपल स्टोरी कि क्या हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेसिकली ये जो है आपका रेस सब जुडिस, इसका पर्पस क्या है, इन द कॉमन लॉ several principles have been laid down which form the foundation of the personal legal system in India. The purpose of such doctrine is to assess the judicial efficiency and ensure that the productive pace of getting justice in the court is achieved and maintained. Two of these principles are discussed in this article, namely the doctrine of res sub judice and res judicata. सिंपल सा मीनिंग है कि जो कोर्ट की जो है, हमारे कोर्ट्स की जो एफिशिएंसी है वो ठीक ढंग से बनी रहे, और वो अपना जो मोटिव है, जिस पर्पस के लिए वो बनाए गए हैं, वो प्रोडक्टिव हो, एफिशिएंट हो, और उसको अचीव करो। और उन बहुत सारी जो डॉक्ट्रिन जिनके ऊपर जो हमारा कोर्ट्स चलते हैं इंडिया में, उनमें से दो हैं आपकी रेस सब जुडिस और रेस जुडिकाटा, ठीक है। बेसिकली जो ये माय पर्पस है, ये थोड़ा थोड़ा जो मैं आपको बताता हूँ, ये आपको डिटेल्स की वाई था पर्पस बिहाइंड these topics is mentioned in the CPC, so that you can easily write down in your examination in mains of a judicial service exam, or also in LLB exam. If you write like this, definitely you will get a maximum marks. So in order to ensure that the court's time is effectively used as well as justice for all is obtained, these doctrines play an important role. They do this by ensuring that a suit ends after the judgment is passed, and that the same suit on the same subject matter is not filed multiple times. This ensures a smooth functioning of the judiciary. Simple सी बात यहाँ पे इतनी सी होती है, आप ये मान लीजिए कि हम यही बोल रहे हैं कि इस अगर जो है किसी केस में अगर आपने फाइल किया, उस केस में आप बाहर से बार बार मैंने केस फाइल किया आपके खिलाफ, जैसे वही मान लीजिए फिर मेरा आगे को जो मेरा एलआर आएंगे या आपके एलआर आए, अरे भाई ये तो गलत है, अभी उसी सेम कॉज ऑफ एक्शन पे वो फिर से केस करें, तो फिर क्या हुआ, मतलब लिटिगेशन का एंड नहीं होगा। तो लिटिगेशन का एंड नहीं होगा तो फिर आपका क्या आएगा, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड द जुडिशरी, फिर जुडिशरी किस काम की रही, ठीक है। सो ये सब कुछ जो है आपकी हमारे जो सिविल प्रोसीजर कोड है उसमें इनको मेंशन करके रखा हुआ है। नाउ द बैक टू द टॉपिक, सेक्शन 10 स्टे ऑफ द सूट। देखिए जो सेक्शन 10 है ये बोलता है आपका, नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट इन विच द मैटर इन इशू is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties. देखिए ये जो मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, इफ यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, स्ट्रेस मत देना, क्योंकि मैं हिंदी में भी इसको बहुत ही क्लियरली आपको समझाऊंगा। सिंपल सी बात देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई भी कोर्ट जो है, ठीक है,
suit in which the matter in issue is also directly and substantially in issue. Directly and substantially का मतलब इतना सा होता है कि कई जगह आपका मैटर जो है डायरेक्टली होता है और कई जगह जो दिखता है मतलब वो होता नहीं है। इसके बारे में आपको मैं एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल से आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे कि एंड जो मैटर जो आपका जो ट्रायल जो चला हुआ है वो पहले से इंस्टीट्यूट था कहीं किसी और कोर्ट में, ठीक है। और जो पार्टीज थी आपकी, जैसे मैं और आप, ठीक है, मैं और आप, जैसे मैंने बोला, आप मैंने क्या किया, मैंने जब दिल्ली में केस पहले कर दिया था, फिर जब आपने चंडीगढ़ में फिर से कर दिया, तो मैंने बोला, मैंने क्या बोला, देखिए यहाँ पे क्या बात है रही, मैटर जो है हमारा क्या था, डायरेक्टली क्या था, उसमें इन्वॉल्वमेंट थी, इश्यू क्या था कि आपने जो है परफॉर्मेंस नहीं की, किसकी, अपने एग्रीमेंट की कि टीवी की जो है आपने 100 टीवी की डिलीवरी देनी थी, ठीक है। तो देखिए मैटर आ गया यहाँ पे सेम, पार्टी सेम आ गई और सूट जो है आपका इंस्टीट्यूट हो गया था कहाँ पे, दिल्ली में। सिंपल सी बात हो गई नाउ। और बिटवीन द पार्टीज अंडर हुम दे और एनी ऑफ देम क्लेम लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल, ये आपके सपोज जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव आगे आते हैं उनकी बात कर रहा है। जैसे आपकी सपोज मान लीजिए आज मैंने केस फाइल किया, जैसे दिल्ली वाले केस में क्या होता है कि सपोज मान लीजिए आपकी डेथ होगी, या जो आपके एलआर जो आगे आएंगे, बच्चे जो आएंगे, वो उसमें फिर फाइट करेंगे, उस केस को कंटेस्ट करेंगे। तो ये उनके बारे में बात करता है कि अंडर उनके टाइटल में जो है वो कंटेस्ट कर रहा है, लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल वेयर सच सूट इज पेंडिंग इन द सेम और एनी अदर कोर्ट इन इंडिया। देखिए सेम और एनी अदर कोर्ट इन इंडिया हैविंग अ जुरिस्डिक्शन टू ग्रांट द रिलीफ क्लेम। ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जुरिस्डिक्शन टू ग्रांट द रिलीफ क्लेम, मतलब ऐसा नहीं है, उस कोर्ट की बात नहीं कर रहा है जिस कोर्ट के पास उस मैटर, जैसे सपोज मान लीजिए एज पर द जुरिस्डिक्शन सेक्शन 9, जो हमारा जो डिस्प्यूट था उसमें दिल्ली की जुरिस्डिक्शन बनती थी और दूसरी चंडीगढ़ की जुरिस्डिक्शन बनती थी। पर अगर आपने सपोज मान लीजिए कहीं कलकत्ता में जाके केस कर दिया, मुंबई में जाके केस कर दिया, और तक तो कि मैं तो इसको हरास करूंगा भाई, ठीक है, तो फिर वो बनता क्या, नहीं बनता, क्योंकि वहां पे आपका इसलिए नहीं क्योंकि उस कोर्ट के पास आप नहीं, सॉरी, जैसे मैं करता, मैं दिल्ली की जगह अगर मैं कलकत्ता करता या बॉम्बे करता तो फिर जो है रेस्ट सब जुडिस नहीं लगना था। क्यों नहीं लगना था, क्योंकि जो है मैटर जो है जो कंपिटेंट जुरिस्डिक्शन का कोर्ट था वहां पे फाइल नहीं हुआ था। तो जो है जो चंडीगढ़ वाला जो सूट आपने करके रखा हो वो क्या होना था, मेंटेनेबल होना था, ठीक है। इसलिए सिंपल सी देखिए बात यहाँ पे ये हो रही है कि रेस्ट सब जुडिस यही बोलता है कि कोई भी जो आपका सूट है जिसमें कि पार्टी सेम है, ठीक है, और वही मैटर जो है, जो मैटर देखिए सेक्शन 10 में जो सब जुडिस में दो बातें होंगी, एक बात जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट बात जो आपकी क्या इंपॉर्टेंट है इसमें कि जो आपका जो दो सूट होना बड़ा जरूरी है, और दो सूट में एक सूट जो है अर्लियर जो है वो फाइल होना चाहिए, ठीक है। जैसे वही बात ले लो, जैसे दिल्ली में मैंने सूट फाइल किया था, उसी के रिगार्डिंग आपने फिर से कहाँ फाइल कर दिया, चंडीगढ़ में, तो कितने सूट हो गए, दो। तो यहाँ पे क्या बात बोल रहा है कि डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन अ प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट, जो मैंने एक बात प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट, प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट का अर्थ क्या है कि जो मैंने केस दिल्ली में किया था वो आपका पहले इंस्टीट्यूटेड था ना, बस वही बात यहाँ पे हो रही है कि दो सूट होने चाहिए, और दो सूट्स में जो है पहले इंस्टीट्यूट जो किया हुआ है, ठीक है, और उस जो पहले जो इंस्टीट्यूट जैसे दिल्ली में जो केस करके रखा था, हम दोनों जो पार्टी थी वही पार्टी वहां पे भी है, चंडीगढ़ में भी है, ठीक है, और बिटवीन द सेम पार्टीज होना चाहिए। और देखिए इशू भी आपका सेम है और कोर्ट जो है कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन का भी है, ठीक है। तो फिर जो है आपका रेस्ट सब जुडिस जो है आपका लग जाता है और आपका स्टे ऑफ सूट जो है हो जाता है, ठीक है। इसमें सपोज मान लीजिए आप, मैंने दिल्ली में किया था, आप भी दिल्ली में आके फिर से वही केस कर देते तो क्या होता। हुँ? तो यहाँ पे ये बात बोलता है लिमिट्स इन इंडिया एस्टैब्लिश और कंटिन्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड हैविंग लाइक जुरिस्डिक्शन और बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। ये तो चलो बात की बात आई, बट यहाँ पे बात होती है कि वेयर सच सूट इज पेंडिंग इन द सेम और एनी अदर कोर्ट। सेम कोर्ट कौन सा आ गया, हमारा जो केस था आपके और मेरे बीच में वो दिल्ली में हो रहा था पहला सूट,
सेकंड सूट कहाँ हुआ था? चंडीगढ़ में। तो जो पहला सूट जो है, अगर आपने वहीं पे दिल्ली में अगर फिर से एक और सूट कर दिया तो सेम सूट की बात आ गई। ठीक है, सीधी सी बात है कि जो आपका सूट है वो 2 सूट होने चाहिए, पेंडिंग होना चाहिए। एक सूट जो डिसाइड नहीं हुआ होना चाहिए और आपने बिना डिसाइड किए हुए ही वो जो है दूसरा सूट फाइल कर दिया। ठीक है, तो उस पे जो है स्टे ऑफ सूट लग जाएगा, पार्टीज भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, रेस्ट मैंने क्या होता है, थिंग एंड सब जुडिस मैटर पेंडिंग बिफोर द कोर्ट, इसलिए रेस्ट सब जुडिस की बात होती है और इसीलिए रेस्ट सब जुडिस से बोला जाता है। ठीक है, अब ये तो था आपका इसकी इंट्रोडक्शन रेस्ट सब जुडिस की। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और सो मेनी टाइम जो है ये पूछा जा चुका है आपका कहां पे, एग्जाम्स में, नॉट इन द क्या एलएलबी एग्जाम बट इन थाउजेंड। आप किसी भी पेपर को ले लीजिए प्री एग्जाम के, अगर आप किसी स्टेट के अगर 5 साल के लोगे तो उसमें ये क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। देखिए कि वेदर द पेंडेंसी ऑफ अ सूट इन अ फॉरेन कोर्ट, नंबर 1, preclude the courts in India from trying a suit, does not preclude the courts in India from trying a suit, या जो भी अदर ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या, देखिए ये सिंपल सी इतनी सी बात, अगर जो कोर्ट, अगर आपका जिस मैटर जो आपका सूट जो है आपका फॉरेन कोर्ट में आपका पेंडिंग है और आप बोलोगे कि उससे रिलेटेड जो है आप उस सूट के रिलेटेड जो आप जो है इंडिया में केस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। उसमें सब जुडिस क्या है वो नहीं लगता है, क्योंकि सब जुडिस क्या बोलता है आपका, जो मैंने बात बोली थी कि देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा, और इन एनी कोर्ट बियॉन्ड द लिमिट ऑफ इंडिया, और इन एनी कोर्ट क्या बोल रहा है, or in any court beyond the limit of India established or continued by the central government and like jurisdiction, मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के इस्टेब्लिश किए होने चाहिए। अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश नहीं किए हैं तो फिर आपका वो फॉरेन कोर्ट माना जाता है, और फॉरेन कोर्ट जो है, फॉरेन कोर्ट में अगर आपका केस है तो उसमें जो है आपका स्टे ऑफ सूट नहीं लगता, सिंपल। ठीक है, नाउ as the heading of the section say, stay of suit means that no court should proceed with the trial of any suit in which the matter in issue is directly and substantially in issue with the previously instituted suit between the same parties, and the court before which the previously instituted is pending is a competent grant the relief। सिंपल सी बात है, जो मैंने आपको बात बताई यहाँ पे इतना सा बोला जा रहा है कि जो है जो पहले जो आपने जहां से मैंने दिल्ली में केस करके रखा हुआ था उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बननी चाहिए। अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं था ग्रांट रिलीफ ग्रांट करने के लिए तो आपका स्टे ऑफ सूट क्या है, नहीं लगता है। ठीक है, नाउ द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इज टू ब्रिंग अ फाइनलिटी इन द जजमेंट, ताकि जो है एक ही जजमेंट आए और वही फाइनल मानी जाए, इसका पर्पस ये है। सपोज मान लीजिए दिल्ली वाला के हमारे केस में दिल्ली में भी केस चला हुआ है, चंडीगढ़ में भी केस चला हुआ है, चंडीगढ़ वाला अलग जजमेंट दे रहा है और दिल्ली वाला अलग जजमेंट दे रहा है, तो वो मल्टीप्लिसिटी नहीं आ गई, तो इसलिए। ठीक है, एंड टू अवॉइड द कॉन्ट्राडिक्टेड डिसीजन बाय द टू डिफरेंट कोर्ट, जो मैंने बात बोली, as there is a very good possibility that in a case where matter is simultaneously being decided by the different court of a concurrent jurisdiction, the court may come up with a different decision and it will be very difficult to finalize which decision to be abided by। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात क्या हो रही है, डिसाइडेड डिफरेंट कोर्ट्स ऑफ कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन। कंकरेंट का अर्थ क्या होता है, कंकरेंट का मीनिंग इतना सा होता है कि 2 कोर्ट्स 3 कोर्ट 4 कोर्ट सब जो है वो इकट्ठे डिसाइड कर सकते हैं, मतलब हर कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन बनती है, तो आप उन 4 कोर्टों में 2 कोर्ट में 3 कोर्ट में किसी भी एक कोर्ट में आप जा सकते हैं। ठीक है, आपका जैसे सपोज मान लीजिए हमारे केस में क्या था, दिल्ली और चंडीगढ़ की ज्यूरिसडिक्शन थी, तो दिल्ली में आपने केस किया और चंडीगढ़ में, दिल्ली में मैंने केस किया और चंडीगढ़ में आपने कर दिया। ठीक है, तो वो बात बोल रहा है, मतलब कंकरेंट जुरिस्डिक्शन होती है। तो सपोज बात यहाँ पे इतनी सी हो रही है कि मल्टीप्लिसिटी नहीं हो जाए जजमेंट में, कि चंडीगढ़ वाले ने अलग जजमेंट दे दी और दिल्ली वाले ने जजमेंट दे अलग जजमेंट दे दी। अब देखो दोनों तो कोर्ट है, अब किसका डिसीजन फाइनल माना जाए। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग जो है उस डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए ये जो सेक्शन 10 जो है वो रोल प्ले करता है और बोलता है कि जब जो है किसी एक, जिस कोर्ट में पहले
केस फाइल हो चुका है और सब्सिक्वेंटली जो है कोई और जो कहीं आप जैसे चंडीगढ़ में आपने केस फाइल किया हुआ है तो वहां पे स्टे ऑफ सूट लग जाएगा, ठीक है। नाउ इन अ सिंपल वर्ड, द वेरी authority of the law will come at stake. There will be a no finality of a judgment. So, with the objective to prevent a court of a concurrent jurisdiction from simultaneously entertaining and adjudicating upon two parallel litigants in respect of a same cause of action. बात इसमें इतनी सी आ गई कि जो साथ में जो है ऐसा, तभी तो ये स्टे ऑफ सूट है। ये यहाँ पे इतनी सी बात बोल रहा है कि जो हमारे सीपीसी के हिसाब से जहां पे बाद में सूट जो फाइल होता है वहां पे स्टे ऑफ सूट लग जाता है, ठीक है, मतलब प्रोसीडिंग रोक दी जाती है। हाउएवर, देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है और कई बार पूछा जा चुका है इसके ऊपर जो है प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन, दिस रूल्स ओनली अप्लाइज टू द ट्रायल ऑफ अ सूट एंड नॉट द इंस्टीट्यूशन देयरऑफ। क्या मीनिंग होगा इसका? सिंपल सा मीनिंग इतना सा है कि जैसे हमारा केस ले लो, आप जो हो चंडीगढ़ में केस करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, आप चंडीगढ़ में केस कर सकते हो। ये नहीं बोलो कि जैसे अगर कहीं पे सूट फाइल हुआ तो वो उसी उसके रिलेटेड कहीं और सूट फाइल कर ही नहीं सकता है, कर सकता है, उस पे कोई रोक नहीं है। रोक किस पे है? ट्रायल पे। Although it does not preclude a court from passing an interim order, but it applies to appeal and revision। देखिए, even though आप जैसे जो हमारा जो आपने जैसे चंडीगढ़ में आपने सूट फाइल किया, उसमें अगर आपको कहीं पे इंटरिम ऑर्डर की कोई जरूरत होती तो वो भी क्या होता, वो भी पास कर सकता है, ठीक है। बट क्या नहीं होगा? ट्रायल नहीं होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग बोल रहा हूँ। सो मेनी टाइम ये देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं। वन क्वेश्चन आपका कि क्या जो है सेक्शन 10 जो है आपका इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट को बार करता है? नो। क्या जो है आपका सेक्शन 10 जो है इंटरिम ऑर्डर पास करने को बार करता है? नो। कीप इन योर माइंड, मैंने क्या बोला कि सेक्शन 10 जो है, क्या वो अगर आप नया जो जो सूट जो है पहले किसी कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन के कोर्ट में फाइल हुआ और आपको फिर से आप फाइल कर रहे हो, अभी वो पेंडिंग है वहां पे, तो वह उस पे सेक्शन 10 जो है वो बोलेगा कि नहीं फाइल कर सकते आप। नहीं, गलत, आप कर सकते हो। और इसमें जो है जो आपके इंटरिम ऑर्डर जो होते हैं वो भी, आप जो अंतरिम जो आदेश होते हैं वो भी मिल सकते हैं आपको, ठीक है। अंतरिम आदेश क्या हुआ? जैसे आपके इंजेक्शन करना, मतलब किसी को बोलना कि जब तक डिसाइड नहीं हुआ सूट तो इसमें छेड़छाड़ ना करे, प्रॉपर्टी को वैसे की वैसे ही रखे, ठीक है, वो सारा। द पॉलिसी ऑफ अ लॉ इज टू कन्फाइन अ प्लेंटिफ टू वन लिटिगेशन so as to protect a person from a multiplicity of proceeding and also avoid a conflict between the court in respect of the same relief। कितनी सिंपल सी बात बोल रहा है कि जो दो डिसीजन नहीं आने चाहिए, और उसी चीज से बचने के लिए जो है ये हमारा सेक्शन 10 जो है काम करता है। नाउ however this section can only be applied in the following condition, applied on the following cases। देखिए, अब मैंने बोला था आपको कि इसके रिगार्डिंग कुछ कंडीशंस है, हमने कुछ कंडीशन थोड़ी थोड़ी पहले डिस्कस की। नाउ इट्स अ डिटेल्ड। फर्स्ट कंडीशन क्या है? देखो, टू सूट होना चाहिए, प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड एंड सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूट, मतलब एक पहले होना चाहिए इंस्टीट्यूट, एक बाद में। जैसे मैंने दिल्ली में किया था, अपने बाद में चंडीगढ़ में किया था, ठीक है। मैटर इन इश्यू इन अ सब्सिक्वेंट सूट डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इश्यू इन द प्रीवियस सूट। देखिए, मतलब सेम होने चाहिए आपका डिस्प्यूट के मैटर। मैटर इन इश्यू जो है, मैटर इन इश्यू क्या होते हैं आपके? मैटर इन इश्यू आपके वो होते हैं जिसको जो है एक पार्टी ने, मैंने बोला, जैसे आपने बोला कि भाई मैंने तो इसको डिलीवरी दे दी थी पर इसने रिसीव नहीं की, मैंने बोला भाई डिलीवरी तो इसने दी नहीं, तो हमारे बीच में क्या है? ये मैटर इन इश्यू है। किसके? टीवी के रिगार्डिंग डिलीवरी के। तो दिल्ली में भी वही है, चंडीगढ़ में भी वही है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया? मैटर इन इश्यू इन द सब्सिक्वेंट सूट क्या है? दोनों में सेम है। बोथ सूट बिटवीन द सेम पार्टी और देयर रिप्रेजेंटेटिव। देखिए, बोथ सूट बिटवीन द सेम पार्टीज, मैं और आप दिल्ली में, मैं और आप चंडीगढ़ में, सेम पार्टीज आ गई, हम दोनों ही लड़ रहे हैं ना। और देयर रिप्रेजेंटेटिव का क्या मतलब? मैंने बोला सपोज मान लो आपकी डेथ हो जाती है इन बिटवीन, केस फाइल करने के बाद, तो आपके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव आते हैं आगे, ठीक है, उनकी बात हो रही है, तो वो भी उसी टाइटल पे जो है आगे केस लड़ते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है?
previous suit must be pending in the same or in any other court in India, ठीक है, and the court dealing with the previously issued suit competent to grant leave claimed in a subsequent suit, parties litigating under the same title in the both suit. क्या बात हो रही है, जो मैंने आपको बात पहले बताई कि जिस कोर्ट में वो सूट फाइल हुआ है वो कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन का होना चाहिए, मतलब उस मैटर के रिलेटेड, उस इशू के रिलेटेड उस कोर्ट को पावर होनी चाहिए डिसाइड करने की। अगर नहीं है तो सब जुडिस आपका काम नहीं आता, ठीक है। The word shall in a section makes it a mandatory, and the moment court finds that above condition are satisfied, the court will not proceed with the subsequently issued suit. That is, the court will stay with the proceeding of the subsequent suit. ठीक है, मतलब इसका क्या हुआ, ये कोर्ट की मर्जी नहीं चलेगी यहाँ पे कि यार, जैसे सपोज मान लीजिए दिल्ली वाला, दिल्ली में केस कर दिया था मैंने, आपने चंडीगढ़ में किया बाद में, और चंडीगढ़ वाले जज साहब ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि अरे रहने दो, सब जुडिस नहीं लगेगा यहाँ पे, आप चलाओ। नो, इट्स अ मैंडेटरी, वो करना ही पड़ेगा। नो डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट विल प्रिवेल हियर और एक्सरसाइज बाय द कोर्ट, ठीक है। मतलब सब जुडिस जो आपका जो है वो स्टे जो है उसको ट्रायल पे लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। नो, the court जो है have an inherent power under section 151 of the code, and using it the court may stay or consolidate the proceeding, but it is not mandatory and it depend upon the discretion of the court, whereas if the conditions mentioned is satisfied under section 10, the court has to mandatorily stay। इसमें सिंपल इतनी सी बात बोल रही है कि अगर देखिए कोर्ट की पावर है कि वो जो है दोनों मैटर को इकट्ठा भी कर सकती है। सपोज मान लीजिए अपनी दिल्ली में केस किया तो वो दोनों मैटर को इकट्ठा कर सकती है और अपनी अपनी बात प्रूव करते हैं हम। पर अगर सेक्शन 10 की अगर आपकी कंडीशन अगर इसमें फॉलो करती है, जो मैंने आपको अभी पीछे बताई, है ना, तो आपका स्टे लगेगा। दिस इज आल्सो सो मेनी very important। However, in the light of the explanation to the section 10, there is a no bar on the power of the Indian court to try a subsequently instituted suit if the previously instituted suit is pending in the foreign court। वही बात, फॉरेन कोर्ट में अगर आपका इंस्टीट्यूट है सूट, तो वो जो आप इंडिया में भी कर सकते हो, सेक्शन 10 का कोई काम नहीं आता वहां पे। It is further important to remember that a decree passed in a contravention of a section 10 is not a nullity and therefore cannot be disregarded in execution proceeding। Again, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है, अगर कोर्ट ने जो है सेक्शन 10 को दरकिनार करते हुए जजमेंट पास कर दी, तो जो डिक्री है आपकी फिर भी क्या करेगी, स्टैंड रहेगी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में, उसको डिसरिगार्ड नहीं किया जा सकता। अगेन एज स्टेटेड above, it is only the trial and not the institution of the subsequent suit which is barred under this section। फिर से मैं क्या बात बोल रहा हूँ कि ट्रायल को बार किया गया है, ठीक है, ना कि केस को फाइल करने को। आप जो हो केस को दायर कर सकते हो, केस को दायर करने में कोई स्टे नहीं लगेगा, चाहे आप कहीं भी करो। Thus it lays down a rule of a procedure pure and simple which can be waived by a party, and if the parties waive their right and expressly ask the court to proceed with the subsequent suit, they cannot afterward challenge the validity of the subsequent proceeding। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है सेक्शन 9 के रिगार्डिंग, इंडियन बैंक वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, अपेक्स कोर्ट ने इतना सा बोला कि सेक्शन 10 अप्लाइज टू द ट्रायल ऑफ अ सूट नॉट टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट। वही बात जो मैंने बोली, ये ट्रायल रोकता है, मतलब आप केस दायर कर सकते हो, और इट आल्सो डज नॉट प्रिक्लूड अ कोर्ट फ्रॉम पासिंग एन इंटरिम ऑर्डर। अब जो है और सच एज अ ग्रांट ऑफ इंजेक्शन, मतलब अगर कोर्ट को लगता है कि जो सब्सिक्वेंटली जो बाद में जैसे चंडीगढ़ वाले कोर्ट को लगा कि अरे भाई यहाँ पे तो इंजेक्शन बनती है इसकी, तो आप चाहे कितना भी गिड़गिड़ाओ कि भाई दिल्ली में केस है, दिल्ली में इंजेक्शन पास हो चुकी है, वो फिर भी नहीं मानेंगे, वो कर सकता है, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस एंड दिस इज ऑल रिगार्डिंग द सब जुडिस, एंड टुमारो वी विल डिस्कस रेस जुडिकाटा। प्लीज स्टिक विद माय वीडियो एंड शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू। अगर आपको लगा कि कोई और टॉपिक जो है
किसी भी सब्जेक्ट का जिसपे आपको अभी इमीडिएटली वीडियो चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, तो डेफिनेटली आवर टीम विल प्रोवाइड यू। थैंक यू वेरी मच।